चलिए, तो दिस इज़ टेस्ट नंबर 64 और इसके अंदर पिछले 63 टेस्ट से हम एमसीक्यूज़ जो हैं पीएससी 2020 के लिए, तो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी भी उसी एमसीक्यू क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ अनअकैडमी के आपको फ़ायदे बता जाता हूँ। राम 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 राम। तो सबसे पहले एज़ यू नो, सबसे पहले कि अनअकैडमी का जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ने वाला है। अब प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं पता, कितना प्राइस हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में 4-5-6 दिनों के अंदर जो प्राइस है वो प्राइस इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। तो उसके लिए आप अभी से सब्सक्रिप्शन जो है, आपको अगर रिन्यू करना है तो रिन्यू कर लो। आपको अगर सब्सक्रिप्शन अगर अभी लेना है तो सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए या रिन्यू कर लीजिए, जो भी आप करना है उसको कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास में है और अगर एक बार प्राइस बढ़ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। उसका कई सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे, लाइक अभी जो 7000 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो पूरा सीरीज़ उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस हैं वो बैचेस अवेलेबल रहेंगे। ये कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और आपको सिंपली मेरा जो कोड है पवन लाइव, ये कोड यूज़ करना है और कोड यूज़ करके आपको अपडेट करना है ना। 6 महीना है अभी तो फिर चलने दो, चाहो तो आप उसको रिन्यू कर लो। हाँ कर लो, 6 महीना बचा तो रिन्यू कर लो, 1 साल के लिए और कर लो, ठीक है। चलिए, उसके बाद अनअकैडमी के फ़ायदे क्या हैं, तो तुम 6 महीने से अनअकैडमी में हो और कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया तुम्हारा? सिलेबस कितना कंप्लीट कर लिया? नहीं, वो जब से आपका खत्म होगा तभी से होगा, 6 महीने के बाद से ही स्टार्ट होगा। चलिए, तो पहली बात आपको प्री है, तो प्री के अंदर आपको लिमिटेड जो फ्री क्लासेस हैं, लिमिटेड सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, कुछ कुछ चीज़ें कंप्लीट होती हैं। उसके बाद जो प्लस है, तो प्लस के अंदर जो है आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, पूरा सिलेबस पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक। फिर अनलिमिटेड प्रैक्टिस बैचेस हैं आपकी, तो ये प्रैक्टिस की पूरी बैचेस वहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड जो पीडीएफ है वो पीडीएफ अवेलेबल है, और उसके बाद जो डाउट वगैरह है, डाउट क्लियरिंग वगैरह सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें आपके यहाँ पर आपको कंप्लीट हो सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, मेरी गारंटी, ठीक है। उसके बाद आप अपने फेवरेट टीचर से मिल सकते हैं, कई सारे बैच कोर्सेज होते हैं, यू कैन जॉइन द बैच कोर्सेज। उसके अलावा आपके अगस्त और सितंबर की कई सारी बैचेस हैं, कई सारी बैचेस हमने ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च की है। कई सारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो टॉप एजुकेटर्स आपको एमपी के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको सिंपली जो एम पी पी एस सी अन अकेडमी है ये सिलेक्ट करना है, और इस एम पी पी एस सी अन अकेडमी को सिलेक्ट करने के बाद आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 ईयर कॉस्ट 7000 राइट नाउ, और आप मेरा कोड यूज़ करोगे पवन लाइव, तो ये जो 10% है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट के साथ में आपको पूरा जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकें। उसके बाद आप जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हियर इज़ द ऑप्शन, जहाँ पर आप पीडीएफ अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद एमसीक्यू टेस्ट हैं जो अभी हम लगाने वाले हैं, 10 प्रकार के एमसीक्यू के टेस्ट हैं। वो एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर आप प्रॉपर्ली अपना जो आंसर है वो आंसर मार्क करके रैंकिंग वगैरह अपना देख सकते हैं। उसके बाद मेरे कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, तो एम पी पी एस सी मेन्स पेपर 2 का एक कोर्स चल रहा था, ये अभी फिर से स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से। तो 10 अक्टूबर से एक इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपका जो टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसके बाद प्रीलिम्स का एक कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स का जो पूरा सिलेबस है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सॉरी 2 पार्ट के अंदर पूरा मैंने उसको कंप्लीट किया है। एक एथिक्स का कोर्स है एमपीपीएससी मेंस पेपर 4, तो पेपर 4 के अंदर पूरा एथिक्स का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसके बाद एक इंडियन इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है मॉर्निंग में, इट्स 9 to 11 इसका टाइम है। तो यहाँ पर पूरा इकोनॉमी वाला कोर्स है, पेपर 1 आपका पूरा पार्ट 1 और पार्ट बी, पूरा मतलब पूरा पेपर 1, पेपर 2 का यूनिट 1 और उसका पार्ट बी। उसके बाद डिटेल कोर्स फॉर द एमपीपीएससी, तो डिटेल कोर्स यहाँ पर है जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस है। तो पेपर 1 का पार्ट ए पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, पार्ट ए का फर्स्ट पेपर का, जिसमें हिस्ट्री वाला पूरा पार्ट वहाँ पर आपका कंबाइन उसके अंदर आ जाएगा। साथ में टॉपिक वाइज जो आंसर राइटिंग है, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग भी होती है, हर क्वेश्चन का आपको आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और आप उसको एक ग्रुप में सेंड कर सकते हैं ताकि उनको वहाँ पर मैं चेक कर सकूँ। तो ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और आपको सिंपली मेरा जो कोड है पवन लाइव, ये कोड यूज़ करना है। इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। पवन लाइव कोड है, उसको आप याद रखिएगा, है ना। तो क्लास तो चल रही है 9 से 11, और जो बैच वाला है वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा। तो पेपर 2 जो है नया कोर्स 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 10 अक्टूबर से, और 11 अक्टूबर से पेपर 1 का पार्ट बी जो है, सॉरी हाँ, पेपर 1 का जो पार्ट बी है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी वाला फिर 11 तारीख से वो भी स्टार्ट हो, 10 या 11 से वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो 2 कोर्सेज 10 और 11 के आसपास आपके स्टार्ट हो रहे हैं। सो इट्स वेरी बेनिफिशियरी कि ले लो अभी सब्सक्रिप्शन, आगे फ़ायदा मिलेगा। नहीं, पुलिस पुलिस का नहीं, पुलिस का नहीं है, पुलिस का मैं नहीं पढ़ाता, बहुत दूसरे लोग पढ़ाते हैं।
नहीं, थ्योरी की आज नहीं है। थ्योरी की 1 तारीख से थ्योरी की क्लास होगी। उसके अंदर अभी मैंने कुछ 10 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। 2 तारीख से थ्योरी की क्लासेस होंगी। तो मेरे 10 टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, और कोई इवन ग्रुप से उसका फ़ोटो भेजना यहाँ पे, जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था। तो 10 टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूँगा, जहाँ पर आपका जो इंडियन पॉलिटी है, तो पॉलिटी के कई सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली क्या होगा, एक करंट अफेयर भी होगा, जैसे फार्मर बिल है। फार्मर बिल के अलावा फार्मर बिल के अलावा आपके जो वोटिंग का तरीका है पार्लियामेंट में, उसको लेके एक वो हुआ है कि वोटिंग का तरीका गलत था पार्लियामेंट में। ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं, हम उसके अंदर वहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। तकरीबन 10 ऐसी क्लासेस होंगी। उसके अलावा 2 कैंडिड क्लासेस होने वाली हैं। एक क्लास आपकी होगी 2 तारीख को, जहाँ पर कैंडिड कन्वर्सेशन विद शुभम गुप्ता सर। 3 तारीख को होगी शायद वो। 4 तारीख को एक संग्राम होगा मेरा और शुभम सर का। तो पॉलिटी का एक संग्राम होगा, जिसके अंदर हम एक दूसरे से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और आप भी उसका आंसर कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो आंसर इट। तो हम आंसर करेंगे, आप भी आंसर कर सकते हो। तो एक तरीके से जो एजुकेशनल फाइट हुआ था, वो सेम इस तरह सा फाइट यहाँ पे होगा। और उसके साथ में एक जो है वो कैंडिड कन्वर्सेशन होगा। दोनों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन होगा, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट, कि प्रिपरेशन में क्या स्टेज आने, अकेडमी में कैसे आए, क्या चीज़ें हुई। तो एक बहुत ही हल्का फुल्का डिस्कशन है, वो 3 तारीख को होगा। दोनों लोग वहाँ पे रहेंगे। आप दोनों से क्वेश्चन है, और मुझसे भी और शुभम सर से भी, दोनों से आप क्वेश्चन वहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, है ना। तो हाँ, लाइव होगा यूट्यूब पे आपके, इस पे, इसके ऊपर वो लाइव होगा। नहीं नहीं, यहीं पे, इसी पे स्पेशल क्लास में। नेक्स्ट जुलाई में है? अरे नहीं, अभी नहीं। फिर नेक्स्ट जुलाई में फिर क्यों करने का? बिल्कुल नहीं करना, बहुत टाइम है अभी, तो मत करो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारी राम कहानी। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अदर देन मध्य प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द डायमंड? मध्य प्रदेश के अलावा कौन सा जो राज्य है वो डायमंड का उत्पादन, या आपका जो हीरा है, हीरे का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं? यू पोल स्टार्ट नाउ। दिसंबर में होगा। दिसंबर में होगा, फिर आप कर लो। हाँ, ये क्लासेस है कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उसके अंदर। द टॉपिक लाइक कहाँ गया, हाँ, द टॉपिक लाइक कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कैन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ब्रिंग होप्स फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम? रोल एंड फंक्शन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इंपॉर्टेंट बिल पास बाय द पार्लियामेंट अभी जो हुए हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन, हाउ इलेक्शन कंडक्टेड इन इंडिया, कैसे चुनाव होते हैं, पूरी प्रोसेस क्या है। व्हाट्स रॉन्ग विद द 3 एग्रीकल्चर बिल, कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सच में बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। सच में मुझे उसको पढ़ाने में मज़ा भी आएगा। अब आप लोग आते नहीं आते वो आपके ऊपर है, बट इट्स रियली अ वेरी गुड क्लासेस। तो उसको ज़रूर अटेंड करना, है ना। तो कब से स्टार्ट हो रहा है? वो 2 तारीख से हो रहा है, तो उसको ज़रूर अटेंड करना सभी लोग। अभी से जाके क्लास में जाके सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी लोग हैं। 2 तारीख से 10 तारीख तक लगातार है, तो पूरा जाके एक साथ इकट्ठा सब्सक्रिप्शन मार देना सबके ऊपर, ठीक है। चलिए, राइट आंसर इज द डी। तो सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो हीरा है, मध्य प्रदेश में हीरा निकलता है। उसके अलावा भारत में कहीं भी हीरा जो है, हीरे का उत्पादन नहीं होता है। तो 2018 में, 2018 में मध्य प्रदेश में 411 मिलियन रुपीस का जो हीरा है, हीरे का भंडार, टोटल इतना वैल्यू लगाया गया 400 मिलियन इंडियन रुपीस का। और 30,000 कैरेट हर साल जो है, एवरी ईयर 30,000 जो कैरेट है वो भारत से अभी यहाँ पर आपका प्रोड्यूस होता है। तो पूरे पूरे भारत से तो सिर्फ यहीं पर होता है, तो पूरे मध्य प्रदेश से ही प्रोड्यूशन, वहाँ पे प्रोडक्शन होगा 30,000 कैरेट का, याद रखिएगा। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द आपका आनंदम स्कीम? आनंदम स्कीम लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान? यो पोल स्टार्ट। पोल स्टार्ट कहाँ गया? पोल ही हो जाता है। पोल स्टार्ट नाउ। अच्छा, तुम पन्ना के हो? तो हीरा वीरा मिला एक आध आजकल? कभी मिला हीरा वगैरह? अरे नहीं, आम लोगों को मिलता है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। अभी एक आदमी को मिला था, और एक इंसान को मिला था वहाँ पे किसी को, तो वो काफ़ी वैल्यूबल हीरा है वो, तो उसका कुछ 50 लाख रुपए कीमत है। तो आम लोगों को मिलता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन कैरेट उसके ज़्यादा नहीं होते। तो लोग खुदाई करते हैं वहाँ पे, और पट्टा लेते हैं पहले किराए से, सरकार से। और पट्टा किराए से लेते हैं,
और उसके बाद वहाँ पे खुदाई करते हैं और लोगों को मिलता है हीरा, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर वो सरकारी खरीदी में वहाँ पे बेचा जाता है। चलिए, सो ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश ने जो है आनंदम प्रोग्राम एक स्टार्ट किया था। अब ये एक तरीके से एक आनंद डिपार्टमेंट बनाया था 2017 के अंदर। अब इसका पर्पज़ यहाँ पर ये था कि जो गरीब लोग हैं या जो पुअर लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, जैसे आपके जो आंगनवाड़ी, आपका जो वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं, या उसके अलावा जो नारी निकेतन वगैरह में वुमेंस वगैरह रहती, तो उन लोगों की मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये आनंदम स्कीम जो है वहाँ पर आपको लॉन्च की गई थी। उनको कपड़े, जैकेट, शॉल वगैरह वगैरह वो सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको शुरू किया गया। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, सो इन विच ईयर द कालिदास सम्मान जो है उसकी स्थापना की गई, कब स्टैब्लिश किया गया कालिदास सम्मान? चलिए, योर पोल स्टार्ट नाउ। है ना, कब उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया? अरे यार, हो गया, गलती से हो गया, गलती से हो गया। वो दो ऑप्शन आते हैं मेरे पास, एक चार ऑप्शन वाला, एक पांच ऑप्शन वाला, तो गलती से पांच वाले पे क्लिक हो गया, है ना, शायद नींद में मैं हूँ, बच्चा नहीं है। चलिए, सो 1980 में, 1980 में इस अवार्ड की स्थापना, कॉन्स्टिट्यूट उसको किया गया था। और उसके बाद कालिदास सम्मान जो है 80 से वहाँ पर आपको स्टार्ट किया गया, तो स्पेशली जो क्लासिकल, जो संस्कृत म्यूजिक है, तो क्लासिकल संस्कृत, क्लासिकल म्यूजिक, है ना, और क्लासिकल डांस, इन सब के अंदर ये अवार्ड वहाँ पर आपको दिया जाता है। सो ए इज द राइट आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन वन ओन चॉइस, कि अपनी खुद की पसंद की लड़की है, उससे शादी करने का, मतलब अपने बाबू सोना से शादी करने का जो अधिकार है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब बाकी बच्चे हैं राज, क्या वो गधे हैं, या तुम समझदार हो? क्या नाम है आपका, पंडित? तो या तो तुम समझदार हो या बाकी गधे हैं, तुम बता दो। चलिए, सो 21 इज द राइट आंसर। 21, तो 21 एक तरीके से आपको राइट टू लाइफ है, जीवन की, जीवन का अधिकार आपको यहाँ पे देता है, राइट टू लाइफ यहाँ पे देता है। तो इस राइट टू लाइफ के अधिकार के अंतर्गत जो किसी से भी आपकी पसंद का जो व्यक्ति है, उससे शादी करने का जो अधिकार है, वो शादी करने का अधिकार यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। उसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अपनी पसंद की कोई भी चॉइस की चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा अधिकार वहाँ पर आपको मिला है। स्पेशली 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जहाँ से बोला राइट टू मैरी जो है एक तरीके से इंट्रीगल पार्ट ऑफ द 21, और राइट टू जो आर्टिकल 21 है, उस आर्टिकल 21 का यहाँ पर आपका भाग है। सो बी इज द राइट आंसर। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, कि एक तरीके से समशीतोष्ण जो अल्पाइन जोन है, इनमें से कौन सा जो एरिया है वो समशीतोष्ण अल्पाइन जोन के अंदर वहाँ पर आपका लोकेटेड है? चलिए, सो यू पोल स्टार्ट नाउ। मानस नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क, नेवरी नेशनल पार्क, या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क? यू पोल स्टार्ट नाउ। चमोली? चलिए, सो डी इज द राइट आंसर। द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है आपका, तो 1982 में, 1982 में इस्टेब्लिश किया गया, और ये एक पूरा वैली वहाँ पे बना है, जहाँ पे सितंबर अक्टूबर में बहुत जो अल्पाइन जो आपके मेडोज वगैरह हैं, बड़ी लेवल पे मेडोज वगैरह होते हैं, कभी टाइम मिले तो जाके सर्च कर लेना आपके नेट के ऊपर, तो उसके फोटोज कई सारे मिल जाएंगे। एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, जहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा काफ़ी सुंदर है अभी सितंबर अक्टूबर के अंदर,
तो अभी कई सारे लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं, तो जाना हो तो निकल जाओ। और कम से कम फोटो नेट पे जाके जरूर देखना आपके वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के। एक बार देख लोगे तो जाने की इच्छा जरूर होगी। सो डी इज राइट आंसर। चलो, ऑपरेशनल ईगल वॉज परफॉर्म बाय द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द विच वॉर? किस युद्ध के समय पे जो ऑपरेशन ईगल है वो लॉन्च किया गया था? ठीक है, चलिए। सो ये पोल स्टार्ट नाउ। बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल था ये। नहीं, कल क्लास नहीं थी। वर्ड जियो यूट्यूब पे कराऊंगा, यूट्यूब पे। तो उसमें मैप वगैरह भी रहेंगे ना, तो प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे हो जाएगा। तो यूट्यूब चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अन अकेडमी ज्ञान कोश है। तो एक नया चैनल हम लोगों ने शुरू किया है फॉर द एमपीपीएससी। तो लिंक दे देता हूँ मैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर लेना। एमपी का एक कोर्स चल रहा है, एमपी के अलावा और भी कई सारे जो कोर्सेज हैं। ये वर्ड जोग्राफी का बोल रहा है ये बंटू, तो इसके लिए वर्ड जोग्राफी भी लॉन्च कर देंगे, है ना? और भी कई सारे कोर्सेज हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गोल्ड हैट बंटू। तो पहली बार ऐसा हुआ कि नॉन प्लस सब्सक्राइबर है, उसने मुझे हैट, वो भी गोल्ड हैट डेडिकेट किया है फर्स्ट टाइम। एंड ही ऑल्सो डेडिकेट द रेड हैट। थैंक यू वेरी मच फॉर रेड एंड गोल्ड बोथ हैट। होगी ना वो, 1 तारीख 2 तारीख से होगी। तो 2 तारीख से वो टॉपिक स्टार्ट होंगे आपके, अभी उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने। तो 1971 में 1971 का जो वॉर था, इट्स कॉल्ड द ईगल, ऑपरेशन ईगल वहाँ पे लॉन्च किया गया, है ना? अब इसका रीज़न यहाँ पर क्या था कि ऑपरेशन ईगल में उन्होंने, जो पहले पाकिस्तान था, तो पहले इधर आपका ईस्ट पाकिस्तान था, बीच में इंडिया था, इधर वेस्ट पाकिस्तान था। तो दोनों के बीच में लोकेटेड, मतलब इंडिया दोनों के बीच में था। तो उस समय पे बांग्लादेश में 71 में जो बैटल हुआ, तो उसके टाइम पर उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी है उसके ऊपर इंडियन आर्मी ने अटैक किया, ताकि वो चिटगांव और जो बाकी जो हैं, चिटगांव है और बाकी कई सारे पोर्ट्स हैं, तो उन पोर्ट्स को भारत सरकार कैप्चर, मतलब भारत की जो आर्मी है वो आर्मी कैप्चर कर सके, उस पर हमला किया गया। और पूरे जो पोर्ट हैं, वो पूरे पोर्ट वहाँ पे कैप्चर किए गए, ताकि जो बाकी जो हेल्प है, वो हेल्प उनको वहाँ पर आपको मिल ना पाए, सहायता ना मिल पाए, उसके लिए वहाँ पे पूरा कैप्चर किया। तो एक ऑपरेशन ईगल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था उस समय वहाँ पे। ऑपरेशन वहाँ पर आपको लॉन्च किया गया था। निकल क्लास नहीं थी। हाँ, ऐसे याद रख लेना। चलो। सो द चचनामा इज द ओल्डेस्ट क्रॉनिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जो चचनामा था, ये इनमें से किस क्षेत्र के बारे में जो जानकारी है वो चचनामा में लिखी गई है? कश्मीर, गंधार, सिंध या फिर आपका पंजाब? चलिए। तो जो सिंध है, तो सिंध की पूरी इन्फॉर्मेशन चचनामा के अंदर वहाँ पे लिखी गई थी। और ये बेसिकली इट्स कॉल्ड द फतहनामा सिंध, कि सिंध पे अटैक करना फतहनामा। तो तारिक अल हिंद था, तो वो एक हिस्टोरियन जो सोर्सेज उसके अंदर वहाँ पे लिखे हैं 7th और 8th सेंचुरी में, उसको पर्शियन लैंग्वेज में तारिक हिंद को वहाँ पर आपको लिखा गया था। और पूरी जो सिंध की हिस्ट्री है कि कहाँ पर कैसे अटैक हुआ, कैसे कासिम वगैरह ने अटैक करके वहाँ पर अपना सेट्रपीस वगैरह स्टैब्लिश किया, वो सब कुछ चीज़ें उसके अंदर वहाँ पे लिखी गई है। और ये वही था जहाँ से भारत के अंदर जब आपका जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, तो कैसे इन्वेजन हुआ वगैरह, वो सब कुछ उसके अंदर वहाँ पे दिया गया। तो चचनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फतेहनामा सिंध के नाम से भी उसको जाना जाता है, तारीख अल हिंद के नाम से जाना जाता है। चलिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय भवभूति? इनमें से कौन सी जो किताब है वो भवभूति ने नहीं लिखी है? तो मालती माधव, कवि प्रिया, महावीर चरित्र या उत्तर रामचरित्र? इनमें से कौन सी किताब जो है भवभूति ने नहीं लिखी है? चलिए, यू पोल स्टार्ट नाउ।
चलिए, सो बी इज द राइट आंसर। जो कवि प्रिया है ये बेसिकली जो केशव दास थे, केशव दास ने इसको लिखा है 1601 में। ओके, उसके अलावा बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर आपके जो भवभीति हैं, चाहे मालती माता हो, महावीर चरित्र हो या उत्तर चरित्र हो, सभी आपके उनके द्वारा वहाँ पर आपको लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से विक्रम और उसका जो पूरा स्टोरी है 1618 में, तो विक्रम और पूरा कवि ट्रायोलॉजी है उन्होंने, तो वो पूरा हिंदी लिटरेचर में कई सारी बड़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वहाँ पे। सो बी इज राइट, कवि प्रिया इज राइट आंसर। सो हु हैड कॉइन्ड द टर्म क्विट इंडिया, या भारत छोड़ो जो टर्म थी वो किसके द्वारा, या जो शब्द था वो किसके द्वारा वहाँ पर आपको रचा गया? ऑप्शन पढ़ लो, महात्मा गांधी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयप्रकाश नारायण या यूसुफ मेहर अली। यू पोल स्टार्ट नाउ। चलिए, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो यूसुफ मेहर अली थे, उन्होंने ये जो टर्म है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। बॉम्बे में ग्वालिका मैदान है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। बाद में उसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। तो क्विट इंडिया टर्म उन्होंने वहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसके बाद जो साइमन गोबैक था, साइमन बाहर वापस जाओ, वो टर्म भी इन्होंने यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया था। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है, तो वन टर्म इज कॉल्ड द साइमन गोबैक और दूसरी क्विट इंडिया, ये दोनों जो हैं उनके द्वारा ही वहाँ पर आपको, उनके द्वारा वो टर्म वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो डी इज द राइट आंसर। राइटर का नाम नहीं मालूम, राइटर का नाम नहीं मालूम, है ना? तो नेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, मुझे नहीं मालूम। चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन या आपके जो जनजातीय जनसंख्या है, तो जनजातीय जनसंख्या के अंदर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है नंबर के अंदर, संख्या के अंदर? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चलिए, तो ट्राइबल पॉपुलेशन में कितना नंबर है हमारा? किसका मतलब क्या है? समझा नहीं मैं, क्या लिखा आपने? यस, सो ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, तो इट्स रैंक नंबर वन। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 8.1% जो शेयर है वो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 1,53,00,000 जो लोग हैं, जनजातीय लोग रहते हैं, डेट कंसिडर 20.3% ऑफ द स्टेट का टोटल पॉपुलेशन। ये 20.3 नहीं, वो 21 ही है, या राइट, 21 नंबर है वो। तो 20.3 नहीं, वो 21 पॉइंट कुछ है, 21.13 है, 20.3 नहीं है वो, है ना, उसको सही कर लेना। तो टोटल 1,53,00,000 लोग और 8.1%। अच्छा, परसेंट वाइज कौन सा सबसे बड़ा स्टेट है? परसेंट वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है? अरे हाँ, अरे झारखंड कहाँ से आ गया? मिजोरम। तो मिजोरम के अंदर 89% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातीय जनसंख्या है मिजोरम में। ओके, तो मिजोरम, अरे इंडिया का पूछ रहा हूँ प्रभु, इंडिया का पूछ रहा हूँ, एमपी का नहीं पूछ रहा हूँ। चलो एमपी का बता दो, एमपी का बता दो फिर इस बात पे। एसटी पूछा है, एसटी, शेड्यूल ट्राइब पूछा है। अलीराजपुर, परसेंट वाइज अलीराजपुर, और आपके नंबर वाइज जो है वो आपका धार, है ना, याद रखना। ओके, तो तुम जो उज्जैन बता रहे हो वो एससी पॉपुलेशन है। ओके, चलो, सो और सबसे कम एसटी जो है वो पंजाब के अंदर है, वो याद रखना। अयास, डिस्क्राइब इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में टर्म है अयास, तो ये किसके लिए यूज की जाती है? मेटल, पॉट, ग्रेन या फिर आपका कैटल?
तो अयास शब्द किसके लिए यूज किया गया? कई सारे अयास के वर्ड उसके अंदर है, अब मैं नाम बताऊंगा तुम समझ में आ जाएगा। श्याम अयास। आयरन इज कॉल्ड द श्याम अयास, है ना। तो मेटल जो थी उनको अयास बोला जाता था, या ऋग्वेद के अंदर। तो श्याम अयास वैसे कई सारे टर्म्स वहाँ पे मिले हैं जो इंडिकेट करते हैं कि तांबे का या लोहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे वो कॉपर हो चाहे आयरन हो, उसको उसके अंदर वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ए इज राइट आंसर, अयास से अयास के। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। अच्छा, वो ऑर्डर आया है। ओके, वो मैंने पढ़ा है प्लस में, पूरा मैं ऑर्डर पूरा पढ़ाता हूँ कि 5 कौन से फर्स्ट हैं, फिर नंबर वाइज कौन से हैं, परसेंट वाइज कौन से हैं। तो 5 5 में पूरा पढ़ाता हूँ उसके अंदर। चलो, सो अ डंक शॉट इज रिलेटेड टू विच गेम? हॉकी, सॉफ्टबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल? चलिए, ये पोल स्टार्ट नाउ। कोई बात नहीं। तो जो डंक शॉट है, ये बास्केटबॉल में यूज़ किया जाता है। जब उसके अंदर जो स्लैम डंक होता है आपका, तो जब जो प्लेयर है वो उछल के जो बास्केट होता है उसके अंदर जो बॉल डालता है, तो उसको डंक शॉट बोला जाता है। जो दूर से जो एक गोला होता है, दिस इज द कोर्ट, यहाँ से वो शूट कर सकता है। तो यहाँ से भी शूट करता है और जो बास्केट में जाता है तो उसको डंक शॉट बोला जाता है। सो डी इज राइट आंसर। हाँ, 5 पॉइंटर वाला। चलो, सो टू रिव्यू द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स एंड एनुअल प्रोसेस ऑफ द पंचायत इज द मेन फंक्शन ऑफ, है ना, कि जो पंचायत के जो वार्षिक खाते वगैरह हैं या उसकी पूरी गणना करना या पूरा उसका स्टडी वगैरह करना, ये इनमें से किसका काम है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत या फिर आपका कलेक्टर का? ठीक है। तो कौन आपके पंचायतों का पूरा जो रिकॉर्ड वगैरह है या सब कुछ उसका जो एनुअल स्टेटमेंट है उसकी स्टडी करता है? ये पोल स्टार्ट नाउ। एक तो ऑप्शन नहीं दिखता, तुम लोग लगा क्या रहे हो? ओके, भैया ये तो जहर हो गया, जहर। तो देखो, ऐसा होता है कि जो पंचायत होती है उसमें सबसे जो पावरफुल बॉडी होती है एक तरीके से, वो ग्राम सभा होती है ना। तो ग्राम सभा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी। तो जो भी डिसीजन वहाँ पे लिया जाता है, अब ग्राम सभा होता क्या है, जो भी इलेक्टर्स वहाँ पे हैं, जो चुनाव के अंदर वहाँ पे वोट देते हैं, तो जो द नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो होते हैं, वो नंबर ऑफ जो इलेक्टर हैं, मतलब टोटल जो इलेक्टर है उस पूरी पंचायत के अंदर, वो आपके ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ग्राम सभा में कोई भी प्रस्ताव पास करना है, ग्राम सभा में कोई भी उसका जो एनुअल स्टेटमेंट वगैरह है सब कुछ स्टडी करना है, तो वो पूरा का पूरा जो है वो ग्राम सभा के द्वारा यहाँ पर आपको किया जाता है। तो ग्राम सभा एक तरीके से इट्स कॉल्ड द वॉचडॉग ऑफ द पार्लियामेंट। आपकी जो पंचायत है उसका वॉचडॉग या उसके ऊपर ध्यान रखने वाला वहाँ पर आपको माना जाता है। संसद होती है, तो संसद में क्या होता है, बाकी एमपीज वगैरह होते हैं। ऐसे ही वहाँ पर जो आम लोग हैं उनको एक तरीके से वहाँ पर उनका एमपी माना जाता है। यस, रिव्यू करते हैं उसको, लेकिन फाइनल जो है वो फिर आपका अकाउंटेंट जनरल जो एमपी है। तो हर ग्राम पंचायत का अपना जो अकाउंट वगैरह सब कुछ बनता है, फिर बाद में फाइनल इंटरप्रिटेशन वगैरह फिर जो कि राज्य सरकार है, वो अकाउंटेंट जनरल जो एमपी है, एमपी का महालेखाधिकार जो है वो उसका स्टडी फिर वहाँ पे आपको करता है। वो कंबाइन करता है सभी पंचायतों का, सभी म्यूनिसिपल का मिला से। बट ये अपना अपना स्टडी खुद वहाँ पे करता है। बी इज राइट आंसर। सो रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी जो है रेडियोधर्मिता है, इसका जो मेजरमेंट है उसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? ओके, सो
Your poll start now. नहीं, सीएजी नहीं, सीएजी नहीं। सीएजी राज्य सरकार और केंद्र सरकार वगैरह का करेगा। ये एक अलग बॉडी होती है जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ एमपी होता है, मध्य प्रदेश का लेखाधिकार होता है। वो पंचायत का और म्युनिसिपल का डेटा वो स्टडी करता है, वो एक अलग बॉडी होती है। ग्वालियर में, यस। वो टॉपिक था 2019 में, लेकिन अभी हटा दिया। चलिए। सो गीगर मूलर काउंटर या जीएम काउंटर उसको बोला जाता है। तो ये जीएम काउंटर जो होता है, ये डिवाइस होती है जो रेडियो मेजरमेंट वगैरह जो है उसका पूरा स्टडी वगैरह करता है। उसके बाद ये जो भी इलेक्ट्रोड वगैरह जो भी उसके अंदर स्टडी होता है, तो पूरे रेडियो धर्मिता का पूरा जो स्टडी वगैरह सब कुछ है वो इसके द्वारा यहाँ पर आपको किया जाता है। तो इसमें बेसिकली जो हीलियम और आर्गन जो केस है उसका यूज़ करके पूरा स्टडी किया जाता है। सैलरी आने वाली है। किसकी? चल। सो हजारा राम टेम्पल एंड द विठल स्वामी टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय, किसके द्वारा निर्मित किया गया? हमारी तो आ गई, हमारी तो 29 को ही आ जाती है। 29 30 29 30 को आ जाती है। हमारे 1 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ा, पहले ही आ जाती है। तो हजारा देवा टेम्पल है वो किसने एस्टेब्लिश किया? नरसिम्हा देवराय या कीर्तिवर्मन या फिर आपके जय रामचंद्रन वाडियार ने। चलो, ये पोल स्टार्ट नाउ। अभी आ जाएगी बस, जैसे ही सुबह उठेंगे ना, या आ चुकी होगी अभी तक तो, या आने वाली होगी, रास्ते में होगी, कहीं आ रही होगी धीरे धीरे। फिर शुभम बोलेगा पैसा ही पैसा होगा। तो पैसा ही पैसा वो 20 तारीख तक रहता है, 20 तारीख के बाद सब। फिर से अमीर हो जाएंगे, फिर से गरीब हो जाएंगे, तो चलता रहेगा। चलो, बी इज राइट आंसर। किंग देवराय सेकंड, या उन्होंने एक किला जो है देवराय सेकंड है उन्होंने स्टैब्लिश किया था, तो हजारा टेम्पल। तो ये विठल स्वामी जो टेम्पल है या विठल स्वामी मंदिर वहाँ पे बनाया गया 15 सेंचुरी के अंदर। और यहाँ पर हजारा राम मतलब हजारों राम, थाउजेंड्स ऑफ राम, तो उसके रूप से वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ राम के रूप में यहाँ पर उसको माना जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, पुलिस में हो तुम? ओके, वेरी गुड। कहाँ पर? हाँ, मैं गरीब हूँ। जबलपुर, ओके। मैं गरीब हूँ, वही है। मैं गरीब हूँ। चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल क्रैश द पिंडारी पावर, पिंडारी को खत्म करने के लिए इनमें से किसने जो अभियान है, किस गवर्नर जनरल ने अपना अभियान चलाया था? तो डलहौजी, कैनिंग, हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव। मेरी कितनी सैलरी है? ज़्यादा नहीं है यार, अपना खर्चा पानी चल जाता है बस। 3 लाख। भगवान तुम्हारी जो बोली है उसको सच कर दे। अच्छा, तुम टीचर हो। भगवान करे तुमने बोला वो सच हो जाए। घी शक्कर की फैक्ट्री तुम्हारे मुंह में लग जाए। ओके। सो लॉर्ड हेस्टिंग है, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है उन्होंने जो पिंडारियों को डिफीट करने के लिए पूरा आंदोलन चलाया। तो सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है, पूरे सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है। तो सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट के अंदर ये बड़ा सा कैंपेन उन्होंने चलाया, क्योंकि पिंडारीज जो थे, तो सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर था, उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर भी उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उस पार्टिसिपेशन में उन्होंने कई सारे लोगों को वहाँ पर आपको डिफीट किया, कई सारे लोगों को जो अंग्रेज लोग थे या बाकी जो लोकल किंग्स वगैरह थे, तो उन लोकल किंग्स वगैरह को डिफीट किया। तो उसके कारण बड़े लेवल पे ये लॉर्ड हेस्टिंग थे, उन्हें बड़ा आंदोलन चलाया। फिर अपने मध्य प्रदेश में भी कर्नल स्लीवन थे, उन्होंने आपका जो स्लीमनाबाद कटनी वगैरह जो पूरा एरिया सेंट्रल इंडिया का, तो उसके अंदर बड़ा कैंपेन चलाया। और कैंपेन चला के उन्होंने अभी पिंडारियों को वहाँ पर आपको दमन किया। सो सी इज द राइट आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन। सो राज्यसभा वाज कंस्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम इन, राज्यसभा जो है पहली बार राज्यसभा का गठन कब हुआ? 48, 50, 51 या
52। क्या कर रहा हूँ मैं? चलिए, सो डी इज द राइट आंसर। 1952 में, पता है भारत के अंदर पहले जो इलेक्शन है, 1952 में पहला इलेक्शन होता है। और राज्यसभा और लोकसभा, तो पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों के इलेक्शन साथ में यहाँ पर आपको हुए। ठीक है। अब उन इलेक्शंस के बाद जब स्टेट में विधानसभाएं बनी, तो जो स्टेट की विधानसभाएं हैं, उन स्टेट की विधानसभाओं ने फिर आगे जाके फर्दर जो है वो स्टेट की विधानसभाओं ने अपना जो एमपीज़ हैं, उन एमपीज़ को सिलेक्ट किया और एमपीज़ को सिलेक्ट करके चुनाव के द्वारा वहाँ पे भेजा। तो 1952 में पहली विधानसभा जो है वो गठित होती है। ठीक है। सो डी इज राइट आंसर। मैं भाई इंदौर से हूँ यार, इंदौर का रहने वाला हूँ। 64 है, 64 वाला चल रहा है अभी। सैलरी, तुम विवेक साहू वही हो ना जो पहले प्लस में आते थे? वर्ग एक टीचर, वही हो ना? तो मंजू साहू के भाई? नहीं, वही हो तुम, वही हो तुम। आई एम डैम श्योर, मंजू के भाई हो। ट्रेनिंग है ना? हाँ हाँ, ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे, राइट। चलो, सो डी इज द राइट आंसर, 1952। क्या बोलते हैं उसको, कौन सी लाइन है वो? महेश गार्ड। अच्छा, तुम भी इंदौर की हो? हाँ, महेश गार्ड डीआरपी लाइन सब उधर ही है। वही महेश गार्ड लाइन। चलो, सो द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचक मंडल है, उसमें कौन कौन शामिल है? सो मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली, है ना, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ना? चलिए, यो पोल स्टार्ट नाउ। तुम सब लोग तैयारी करने के लिए रहे होंगे और क्या, एमपीपीएससी की? अच्छा, कॉलेज, ओके। 790 क्या है? अच्छा, एमपी की बात आ रही हो क्या? चलो, सो सी इज राइट आंसर। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर आपके लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, जबकि आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पर सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। और स्टेट जो विधानसभा है, उन स्टेट विधानसभाओं के उसके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेट बोल दिया मैंने, इलेक्टेड मेंबर वहाँ पे होते हैं। और लोकसभा राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। सो सी इज द राइट आंसर। वो क्या खाता है? तो भैया क्या बताएं। सो विच बेगम ऑफ भोपाल स्टार्टेड ग्रिफिन, उसने एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटेड दैट ग्रिफिन इज द वर्थलेस देन द डर्ट ऑफ माई शूज, कि जो ग्रिफिन है वो मेरे पैर की जो जूती है वो गंदगी से भी ज़्यादा बदतर है वहाँ पे। जैसा स्टेटमेंट भारत भोपाल की कौन सी जो बेगम थी, कौन सी बेगम ने दिया था? ऑप्शन आते हैं, कि पोल स्टार्ट नाउ। कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं? 15%, मतलब जितना भी पोस्ट है उसका 15 गुना, 15 टाइम्स।
नहीं नहीं, वर्णमाला मत पढ़ो। उसके लिए काम करो, छठी से लेके 12वीं तक जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, फिर वर्णमाला तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। पहले एनसीईआरटी पढ़ लो पूरा, छठी से 12वीं तक। भाई पढ़ता है वो, और टेस्ट में भी टॉप में भी आता है। तो जितने भी अनअकैडमी के टेस्ट होते हैं, प्लस वाला, फ्री वाला, ये सब कुछ है, सब में वो टॉप रैंक के अंदर आता है। तो ये तो टॉपर है यार, उसकी इज्जत करो, है ना? और आंसर भी अच्छे लिखता है। तो डीसी बनेगा एक दिन, याद रखना। चलिए, सो बी इज़ राइट आंसर। तो जो नवाब शाहजहां बेगम है, उन्होंने आपका जो ग्रिफिन है, तो ग्रिफिन एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था आपका। और ये जो पॉलिटिकल एजेंट था, ये बेसिकली क्या होता है कि हर स्टेट में, हर राज्य के अंदर जहाँ पर भी अंग्रेजों का स्टेट होता था, वहाँ पर एक ग्रिफिन जो एक अधिकारी है, उसको अपॉइंट किया जाता था, जो स्टेट के जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं, राजनीतिक मैटर्स हैं, उनको वहाँ पर मैनेज करता था। तो उसके लिए ये इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन उस समय पे जो शाहजहां बेगम थी, उनके पति थे नवाब सिद्दीकी हसन, तो उनको भी टाइटल दिया गया था, द टाइटल इज कॉल्ड, द नवाब का टाइटल दिया गया था। तो नवाब के टाइटल के कारण उनका ये था थोड़ा सा कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो चीज़ें चल रही हैं, है ना, उसमें, या कांग्रेस की जो गतिविधि वगैरह स्टार्ट हुई है, तो उसके अंदर वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। तो उनको लगता था कि यार ये चीज़ें सही हो रही हैं, तो ये ऑलरेडी जो स्टेट है वो अंग्रेजों के अंडर यहाँ पर है। तो उसके कारण जो ग्रिफिन है, उन्होंने उनको हटा दिया, उनके पास पोस्ट, जो पोस्ट था, उस पोस्ट से यहाँ पे रिमूव कर दिया। और उसके कारण वो काफ़ी नाराज़ हो गई, बेगम जो थी वो काफ़ी नाराज़ हो गई। और उसके अंदर उन्होंने फिर स्टेटमेंट दिया था। और जो समय था पूरा ग्रिफिन का, उसको ग्रिफिन गर्दी के नाम से जाना जाता है भोपाल के अंदर। एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइम था भोपाल का, जहाँ पर काफ़ी विद्रोह वगैरह हुआ था। इट्स कॉल्ड ग्रिफिन गर्दी। चलिए, सो बी इज राइट आंसर। ओके, सो हु वाज द लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ भोपाल? भोपाल का अंतिम जो मुख्य आयुक्त था या चीफ कमिश्नर था, वो कौन थे? चलिए, सो योर पोल स्टार्ट, एन बी बैनर्जी, विश्वनाथ, पी के भार्गव, या फिर आपका भगवान सहाय। योर पोल स्टार्ट नाउ। ओके, सो भोपाल में भी देखो क्या होता है कि भोपाल आपको पता ही है, 1949 में, 1949 में भारत में शामिल होता है। ठीक है। अब शामिल होने के बाद क्या है यहाँ पे कि बाकी जो स्टेट थे भारत के, मध्य प्रदेश के जो बाकी भाग थे, मध्य भारत था, तो मध्य भारत है, उसके अलावा आपका विंध्य प्रदेश है, एंड उसके अलावा पुराना मध्य प्रदेश है। तो ये जितने भी स्टेट थे, ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश में आ चुके थे, मतलब भारत के अंदर आ चुके थे। तो 1949 में ये स्टेट वहाँ पे आता, और वहाँ पे जो नवाब हमीदुल्ला थे, हमीदुल्ला यहाँ के किंग हुआ करते थे, उज्जैन आपके भोपाल के। तो उन्होंने फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन किया, उसको शामिल किया। और उसके बाद चार लंबे समय तक, 1949 से लेके तो 1956 तक, तो वहाँ पर आपके जो गवर्नर, जो चीफ कमिश्नर हैं, वो अपॉइंट हुए। तो सी स्टेट था, जो भी सी स्टेट होता था वहाँ पे चीफ कमिश्नर होते थे। तो पहले जो बने, एस बी एन बनर्जी बने, देन विश्वनाथन, पी के भार्गव, और फिर आपके भगवती, आपका भगवान साहब। तो चार चीफ कमिश्नर जो है भोपाल में। तो 1956 तक वहाँ पे चीफ कमिश्नर का रूल रहा, वो उनका इम्पोर्टेंट पार्ट था। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो हैंडल करता था, क्योंकि 52 में जब चुनाव हुए, तो फिर मुख्यमंत्री बने। फर्स्ट मुख्यमंत्री जो है अपने जो शंकर दयाल शर्मा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो पूरा एक तरीके से राज्यपाल की तरह काम करता था। उसमें दो चीज़ें हुआ करती थी, एक राज्यपाल होता था, तो दूसरा राज प्रमुख होता था। तो जो बी कैटेगरी के जो स्टेट थे, जैसे विंध्य प्रदेश, आपका जो मध्य भारत है, तो बी कैटेगरी का स्टेट था। वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर राज प्रमुख होता था। जैसे आपके शिवाजी राव सिंधिया थे, वो समय राज्यपाल थे। उसके बाद सी कैटेगरी के अंदर चीफ कमिश्नर हुआ करता था। तो उस प्रकार से भोपाल के जो चीफ कमिश्नर थे, वो आखिरी आपके भगवान सहाय हैं। जबकि पहले जो थे वो एन बी बैनर्जी है। ये याद रखना चाह रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो डी इज द राइट आंसर। चलो, सो हु वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक? अशोक का जब शासन था, तो अशोक के शासन में उज्जैन का गवर्नर या उज्जैन का जो राज्यपाल था, उज्जैन का राज्यपाल कौन था? संप्रीति, कुणाल, महेंद्र, या फिर आपका दशरथ?
कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका? कृष्णप्रीत। तो ऐसा कुछ नहीं है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका सिलेबस पूरा आपको पढ़ा होना चाहिए। तो जो भी सिलेबस में पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक जितना भी सिलेबस हो, कम से कम पहली प्रायोरिटी ये है कि आप सिलेबस कंप्लीट करो। अभी आप खुद तय करो कि आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, कैसे करना है, प्लस लेके करना है, सेल्फ करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग करना जरूरी है, तो आप रोज आंसर राइटिंग करो। तो आप पूरा सिलेबस अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए कम से कम 6 से 8 घंटे आपको रोज देना पड़ेंगे, एवरी डे। तब जाके होगी। जो प्लस के जो बच्चे हैं वो 4 घंटे रोज देते हैं प्लस क्लासेस में, स्पेशल में, यूट्यूब में, सब में देते हैं। 4 घंटे तो प्लस में ही बिताते हैं। तब जाके उनका वे स्टार्ट इन मई मार्च में। तो मार्च में हमने सिलेबस स्टार्ट किया था 2020 का, तो दिस इज मार्च अप्रैल मई जून। मार्च में किया था, कब किया था? तो 5 महीना हो गया। उनका 2 पेपर कंप्लीट हुए हैं, या तीसरा पेपर भी कंप्लीट होने वाला है। तो 2 पेपर उनके कंप्लीट हुए हैं पिछले 5 महीने में। मार्च में किया था ना, तो प्री कंप्लीट हो गया है, और मार्च प्री के मेंस के 2 पेपर कंप्लीट हुए, तीसरा पेपर चल रहा है। तो आप समझ सकती हो कि कितना टाइम उसके अंदर लगता है। और रोज 4-4 घंटे क्लासेस रोज होती हैं। तो यू विल नीड एटलीस्ट 6 to 8 आवर एवरी डे। आंसर राइटिंग क्लासेस कब चालू होंगी? वो होंगी यूट्यूब के ऊपर होंगी वो। तो आंसर राइटिंग स्पेशल क्लास लूंगा मैं, शायद कल ही लूंगा। बट उसमें ये है कि बच्चे कम आएंगे, आई नो दैट, बट फिर भी लेना मेरा काम है, तो शायद कल उसको लूंगा मैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। ओके, तो अब मैं तो यही बोलूँगा मेरी क्लास में शुरू करो। लेकिन तुम पढ़ लो पूरा, अन अकेडमी में भटक लो, सब जितने भी एजुकेटर सबके साथ में जाके पढ़ लो, सबसे कोशिश कर लो। फिर भटक सब दूर भटक लो ना, 15-20 दिन भटक लो। उसके बाद फिर मेरे पास आ जाना, फिर मैं बता दूंगा। पहले तुम चेक कर लो, हर जगह जाके चेक कर लो कि कौन कैसा पढ़ा रहा है वगैरह वगैरह, मेरी क्लासेस देख लो, सब कुछ एक बार चेक कर लो। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लेना। चलो, तो बी इज द राइट आंसर। जो कुणाल है, तो कुणाल कामरा नहीं, ये सिर्फ कुणाल है। तो कुणाल उसका बेटा हुआ करता था, और जब ये जो राजा था, जब ये मौर्य साम्राज्य पे बैठा था, तो कुणाल अपने बेटे को यहाँ पर स्टैब्लिश किया। उसका रीज़न यहाँ पर ये था कि अ, उज्जैन एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, यहाँ से कई सारे ट्रेडिंग रूट्स वगैरह जाते थे। चाहे आपको मथुरा जाना हो, बाकी सब ट्रेडिंग रूट का कंट्रोल यहाँ पे था। तो उसके लिए अपने बेटे को यहाँ पर स्टैब्लिश किया। जब इसके जो पिताजी हैं, जब वो राजा थे, तो इसको यहाँ का गवर्नर बनाया गया था। तो उज्जैन हमेशा से इम्पोर्टेंट है। हमेशा जो रॉयल प्रिंसेस होते हैं, जो बोलते हैं राजकुमार जो होते हैं, जो राजा बनने वाले हैं, तो उन लोगों को स्पेशली वो यहाँ के वहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। फिर अशोक के डेथ के बाद जो कुणाल है, कुणाल ने पूरा एरिया कैप्चर किया। सो बी इज द राइट आंसर। चलो, सो द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आपका जो राष्ट्रीय जो वैश्विक इनोवेशन जो इंडेक्स है 2019, उसमें मध्य प्रदेश का रैंक कितना है? 52, 48, 33, या फिर आपका 83? तुम तो कर लो, प्लस में आ जाओ। कब आओगे? कब आ रहे हो प्लस में, बंटू? ऐसा लगता है उसको सब प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीद के मुझे ही देना पड़ेगा। तो भाई अपने अपनी भाषा पे नियंत्रण रखो, कि लाइव क्लास है, और कई सारे बच्चे आपके आंसर, आपका कमेंट देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मर्यादित और नियंत्रित भाषा का उपयोग करें, है ना? चलो, सो मुझे तुम्हारा कमेंट हटाना पड़ेगा। तो वो मुझे कमेंट हटाना पड़ेगा उसको, तो मैं कमेंट हटा रहा हूँ, है ना? तो आई थिंक अब तुम कमेंट पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हाँ, वो कमेंट हटा दिया मैंने, क्योंकि वो फिर स्पैम में चला जाता है। नहीं हटा, मुझे तुमको ब्लॉक ही करना पड़ेगा। तो बुरा मत मानना ब्लॉक कर दूँ तो, बट वो कमेंट मुझे हटाना पड़ेगा। ब्लॉक करूँगा तो ही हटेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बंटू भाई। बट वो स्पैम में जाता है, और उसके कारण फिर टीम का मुझे वार्निंग आ जाएगा। उसके कारण मैंने हटाया है। चलो,
तो 48 रैंकिंग है, अभी रिसेंटली रैंकिंग आपका डिक्लेयर हुआ, तो 48 रैंकिंग 2019 के अंदर, ठीक है। तो 2019 में रैंकिंग जो है 48 रैंकिंग यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। इट्स कॉल्ड द WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO जो है उसने 131 देशों में से मध्य प्रदेश का जो भारत का जो रैंकिंग है वो 48वां रैंकिंग है। चलो, सो बी इज राइट आंसर। ओके, विच टीम वॉन फाइड इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप? एक चैंपियनशिप हुई थी, उसको द फाइड इंटरनेशनल, नहीं 48 है, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई, अभी आई है 15 दिन पहले, है ना। तो इंडिया, रशिया, जापान या फिर आपका दोनों। 15 दिन, 1 सितंबर को रिपोर्ट आई है, तो 1 सितंबर का पेपर देख लेना, आपको मिल जाएगी। अच्छी तरह याद है मुझे कब आई थी रिपोर्ट। चलो, विवेक साहू, आर यू प्लस सब्सक्राइबर? चलो, सो डी इज राइट आंसर। पकड़ा गया वो, अब पकड़ में आ गया। चलो, सो डी इज द राइट आंसर। इंडिया और रशिया की जो एक फाइट चैंपियनशिप हुई थी, अब कोरोना के कारण वो लोग जा तो नहीं पाए खेलने के लिए, लेकिन वो लोग फिर आपके ऑनलाइन उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन क्या हुआ कि ऑनलाइन गेम खेल रहे थे तो जो टीम थी उनका जियो का जो रिचार्ज था वो रिचार्ज खत्म हो गया, उसके कारण जो नेट है वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो रिचार्ज करते जब तक देर हो गई थी, तो उन्होंने फिर दोनों को, जो विनर है, दोनों को विनर यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर दिया। भारत की तरफ से जो है वो निहाल सरीन और दिव्या देशमुख है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो डी इज द राइट आंसर। हाँ, सही में नेट खत्म हो गया था। नहीं, खत्म ही हो गया था। वो ज़्यादा डेटा लग रहा था ना, इंटरनेशनल में चल रहा था, तो डेटा बहुत लग रहा था, तो खत्म हो गया। उनको बोला था 101 का रिचार्ज करा लो, कराया नहीं उन्होंने। भुगतो, हमारा क्या जा रहा है। सो विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020? ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार किसने जीता? ये पोल स्टार्ट नाउ, पढ़ लो। अरे तुम हंस रहे हो यार, मैं सही बता रहा हूँ। कैसे स्टार्ट करें? तो प्लस प्लस में हो आप? नहीं हो? ओके, तो सबसे पहले यार एक काम करो आप, कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो एनसीईआरटी इज द मस्ट, छठी से 10वीं तक का जो एनसीईआरटी पहले वो पढ़ो। उसके अलावा जो ज्योग्राफी हिस्ट्री है ना, इकोनॉमी है, इनका 12वीं तक पढ़ो, साइंस को छोड़ के बाकी सबका 12वीं तक पढ़ो। तो पहले तो एनसीईआरटी पढ़ के अपना बेस बनाओ, है ना। जब तक बेस नहीं बनाओगे तब तक नहीं पढ़ पाओगे, या अगर खुद से पढ़ रहे हो तो दिक्कत आएगा। तो पहले आप बेस बनाओ, और बेस बनाने के बाद आप पढ़ोगे तो ही आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो पहले अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो बेस बनाओगे तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए, सो डी इज द ए इज द राइट आंसर। जो उत्तराखंड का जो इंस्टीट्यूशन है 2018 के अंदर जो ये जो कमिटी है, मतलब जो अवार्ड है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए उसको बनाया गया, कि आपदा प्रबंधन में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को अवार्ड दिया जा सके। तो फॉर दैट दे एस्टैब्लिश द डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और 51 लाख रुपया जो है, जो भी जिसको भी अवार्ड होता है, तो 51 लाख रुपया उसके अंदर वहाँ पर आपको अवार्ड किया जाता है। सो ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए। सो बिफोर 2005 विच डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश प्रिपेयर द डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द स्टेट? कि 2005 में कानून आया, इट्स कॉल्ड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो उसके पहले के समय पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो पूरी पॉलिसी है, आपदा प्रबंधन की नीति है, मध्य प्रदेश के लिए कौन बनाता था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, या फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस? ये पोल स्टार्ट नाउ। अरे नहीं भैया, क्या बात कर रहे हो, वर्णमाला की समरी कौन पढ़ता है? एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से, वो मैंने पढ़ाया है प्लस में, आपके सॉरी यूट्यूब पे पढ़ाया है मैंने, तो वो कोर्सेज देख लो आप यूट्यूब वाले, या आप जो है वो खुद से एनसीईआरटी की किताब खरीदो और उससे पढ़ो। ऐसे वर्णमाला का समरी नहीं पढ़ना, मत मतलब ही नहीं है फिर। उससे अच्छा तो फिर बाकी किताबें पढ़ लो। भैया एग्ज़ाम जो है वो आपकी होगी मार्च 2021 में,
है ना, ये फरवरी से मार्च के बीच में एग्जाम होगी, ये अभी से लिख के रख लो। वर्णवाल नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। हाँ अब लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इजीली समझ में आएगी। और जो लक्ष्मीकांत है तो उसके पहले 11th का जो है, 11th की जरूर पढ़ना, 11th और 12th की। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी तो आत्मा है, ज्योग्राफी का अगर नहीं पढ़ा तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ज्योग्राफी तो छठी से 12वीं तक आपको कम से कम 6 से 7 बार पढ़ना पड़ेगी। 6 से 7 बार पढ़ो उसको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। चलो, तो हाँ नवंबर से इलेक्शन से फ्री हो जाएंगे। चलिए, सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज द राइट आंसर। हाँ, 2 चैनल है, मैं बता दूंगा आपको किसके ऊपर है। तो 2002 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसको यहाँ पे काम दिया, और 2005 से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वो पूरा मैनेजमेंट उसका करता है। तो चैनल आपको दी है उसमें भी है। उसके अलावा जो अनअकैडमी का जो मेन चैनल है, इट्स कॉल्ड द अनअकैडमी एमपीपीएससी व्यापम, तो उसके अंदर भी आपको जो मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो। सो ए इज द राइट आंसर। चलो, सो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रेसिड्यूरी पावर ऑफ इंडिया। भारत में अपशिष्ट शक्तियां हैं, उनका उदाहरण कौन सा है? तो प्रिवेंशन डिटेंशन, सर्विस टैक्सेशन, लेबर लॉ, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है उसका उदाहरण है? यू पोल स्टार्ट नाउ। नोट्स बनाए हैं? ओके, एनसीईआरटी के। हाँ बस वही वही भास्कर चौबे। मन करता माला चढ़ा दूं, लेकिन क्या करूं। चलिए, तो रेसिड्यूरी पावर होता क्या है, अपशिष्ट शक्तियां होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल है, देयर इज अ शेड्यूल 7। उसमें राज्य और केंद्र की जो शक्तियां हैं, स्टेट की और सेंट्रल की, दोनों की शक्तियां का डिवीजन वहां पर है कि राज्य किस में कानून बनाएगा, केंद्र किस में कानून बनाएगा। तो वहाँ पे 3 शेड्यूल हैं, 3 अनुसूचियां, 3 सूचियां हैं। एक यूनिट सॉरी, एक यूनियन लिस्ट है, केंद्रीय सूची है, एक स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। 3 लिस्ट उसके अंदर दी गई। तो लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 और लिस्ट नंबर 3। जो विषय इन तीनों में नहीं है, जो तीनों में नहीं है, वो फिर आपके जो है संवर्ती सूची, आपका जो अपशिष्ट शक्तियां माना जाएगा। और अपशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है? छठी क्लास का? ओके, हाँ ठीक है, पढ़ लो। किसके पास में है? सेंट्रल के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव कानून थोड़ी बनाती है ना। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास में ये पावर होता है कि वो अपशिष्ट शक्तियों पे बना सके। अपशिष्ट मतलब ऐसी शक्तियां जो तीनों में शामिल नहीं, जैसे टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन बाद में आया, आफ्टर द लॉन्ग टाइम, जब 1980s में टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। साइबर सिक्योरिटी है या सर्विस टैक्सेशन है, ये रेसिड्यूरी पावर के अंदर आते हैं, जो बाद में उसके अंदर वहाँ पर आपको ऐड किया। नहीं, एजुकेशन तो आपकी संवर्ती सूची में है। तो ऐसे विषय जो बाद में इंट्रोड्यूस हुए वो टैक्सेशन में आएंगे, है ना। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, सो दैट्स अबाउट दिस लेक्चर। आखिरी में आपको मैं दिखा देता हूँ रेटिंग। तो सब लोग लाइक करके जाना, बहुत सारे लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं, तो अच्छी खासी रेटिंग गिरा देते हैं। तो प्लीज़ लाइक करके जाना। गीत, ज्योति, आशी, निशांत, पूजा, अलका, सत्यम, भाग्यश्री, सोनाली एंड प्रियंका। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।